जलालपुर पीरवाला में महंगाई ने सैलाब मुतासिरीन की मुश्किलात बढ़ा दी। एक हफ्ते में आटे की फी मन कीमत में 1000 रुपए का इजाफा हो गया। 1200 रुपए में मिलने वाला 15 किलो आटे का बैग 1600 रुपए में फरोख्त होने लगा। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। वकास सदीकी ने ज्वाइन किया है। वकास, बताइएगा। पीरवाला में कुछ साख्ता महंगाई ने सैलाब मुतासिरीन की मुश्किलात बढ़ा दी हैं। 15 किलो का बैग जो कि सैलाब से कबल 1150 रुपए का फरोख्त किया जाता था, अब वो 15 किलो का बैग जो है 1600 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है, जिसकी वजह से सैलाब मुतासिरीन की जो मुश्किलात हैं वो मजीद बढ़ गई हैं। उनका गुजर बसर जो है पहले से ही बड़ा मुश्किल है। आप बताएं जी, कितने का बैग मिला? पहले हम लोग लेके जाते थे 1100 रुपए में, अभी 1600 रुपए में दे रहे हैं। बात भी नहीं सुनते हैं और इतने पानी इतना आया हुआ है, डूबे हुए हैं, कुछ खाने को नहीं है। जो यहाँ पे जो बच्चे होते हैं पैसे वो भी इतना ज्यादा महंगाई में देते हैं। अभी समझ नहीं आ रही हम लोग कहाँ जाए। छोटे छोटे बच्चे हैं, बस आप खुद ही देख ले। अभी ये 1600 का हम लेके आ रहे हैं। यहाँ की कोई इमदाद नहीं सर, कोई सरकारी बंदा भी नहीं है, ना कोई आ रहा है। यहाँ पे जो मर जाते हैं ना, हम लोग खुद ड्रम बना के खुद निकालते हैं। कोई रेस्क्यू वाला नहीं आता है, कोई वहाँ पे कोई निजाम नहीं है। अभी ये कितने किलो का बैग है? 15 किलो का बैग है और हमको ये दिया इन लोगों ने तकरीबन 1600 रुपए में। और ये भी मैंने बोला यार ये 1100 का था, कहता है नहीं महंगा हो गया, लेने लो वरना नीचे उतरो दुकान से। महंगाई बढ़ती जा रही है, आप क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे महंगाई को जितना भी हो सके मरियम नवाज से अपील करते हैं महंगाई को कंट्रोल करे, जितना भी कोशिश करे महंगाई को कंट्रोल करे। ये सब यहाँ पर मिले हुए हैं, शहरी जितने भी हैं हमें लूट रहे हैं, बार बार भी लूट रहे हैं। पहले से सैलाब ने लूटा है और अब शहरी लोग लूट रहे हैं। जी बिल्कुल, सैलाब से मुतासिर होने वाले जो जलालपुर पीरवाला के शहरी हैं, इनकी मुश्किलात में खुद साख्ता महंगाई ने भी जो है इजाफा कर दिया है। इनकी जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि कंट्रोल किया जाए उन रिकों को, उन कीमतों को जो कि खुद साख्ता तौर पर लोगों ने बढ़ाई हुई हैं। और इस वक्त सैलाब मुतासिर की जो मुश्किलात हैं वो बढ़ती। जी शुक्रिया वकास सदीकी अपडेट करने के लिए। सर्दी से कबल ईंधन की बढ़ती हुई मांग के बायस निर्ख आसमान से बातें करने लगे। नौशहरा जदीद और गिरदोनवा में खुश्क लकड़ी की कीमतों में होशरबा इजाफा देखने में आया है। खुश्क लकड़ी 800 से 1000 रुपए मन तक फरोख्त होने लगी है। तफसीलात से आगाह करेंगे मलिक हबीब लांग। बिल्कुल, मौसम की तब्दीली के साथ साथ जो है खुश्क लकड़ी जो इस टाइम है उसके जो रेट है वो भी हाई हो चुके हैं। जो साबका पिछले साल जो थे वो 400 से लेकर 500 फी मन के हिसाब से, तो वही लकड़ी जो है इस टाइम 800 से लेकर 1000 रुपए तक पहुंच गई। मेरे साथ इस टाइम शहरी मौजूद है जो लकड़ी खरीदने के लिए आया, उससे बात करने की कोशिश करेंगे। जी भी क्या लकड़ दा क्या? जी असें सारा देहाती इलाका इतना के लकड़ नायाब थी गए, जड़ियां छिटियां हन कपास वाला सिलाब दी नजर थी गए हुन दी वजह कन असीं 800 तो 1000 रुपए मौसम दी तब्दीली नाल हुन लकड़ मण मिलदी पई है। इतना के गैस मिलदे तो लकड़ को ज्यादा महंगा है। हुकूमत को अपील है साडी वजीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा को के इन्हें ना कंट्रोल किया वने रेट महंगाई को बहु ना ज्यादा जैन बेकाबू है इनको काबू किया वने। जी जैसे कि आपने सुना भी सैलाबी इलाकों में जो छिटियां थी तो वो सैलाब की नजर होगी। इसके साथ साथ ये देही इलाके हैं, यहाँ पर गैस की जो सहूलत है वो मुहैया नहीं है, लिहाजा तो शहरियों को जो है वो ये लकड़ी खुश्क लकड़ी खरीदने पर जो है दुश्वारी का सामना। लिहाजा मोहतरमा मरियम नवाज साहब से अपील की जा रही है कि फिलफोर इस महंगाई को जाए। जी बहुत शुक्रिया मलिक हबीब लांग आपका। आपको बताएं मुल्तान के निश्तर अस्पताल 2 में सहूलियात का फुकदान है। इंतजामी अफसरान का अस्पताल से मुल्हका रिहायशी मंसूबा ताहाल शुरू न हो सका। अस्पताल दूर होने के बाद डॉक्टर्स और अमला ड्यूटी से गुरेज करने लगा। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे गोहर रहमान शेख से। जी मुल्तान समेत जनूब पंजाब में सेहत की सहूलियात के हवाले से जो है बड़ा एक अस्पताल 500 बेड पर मुश्तमिल निश्तर 2 जो है 2 साल कबल बनाया गया था, लेकिन ताहाल इस अस्पताल में जो बड़ी सेहत की सहूलियात हैं उनके हवाले से भी जो है यहाँ पर फुकदान दिखाई देता है। इसके अलावा जो डॉक्टर्स और एमएस और इसके अलावा जो मैनेजरियल स्टाफ है उनके लिए रेजिडेंस का मंसूबा भी यहाँ पर एक प्लान किया गया था, लेकिन वो ताहाल वो मंसूबा शुरू नहीं हो सका। मेरा कैमरामैन हबीब से मैं कहूँगा कि वो दिखाएंगे यहाँ पर वो डॉक्टर्स और एमएस और इसके अलावा जो दीगर जो अहम स्टाफ है जिसने इस हॉस्पिटल को चलाना है उनके लिए रेजिडेंट्स के लिए इस जगह को रखा गया था, लेकिन ये मंसूबा जो कागजात से आगे नहीं बढ़ सका है, जिसकी वजह से जो यहाँ पर जो मेन स्टाफ है एमएस हैं, इनके अलावा जो दीगर जो मैनेजरियल स्टाफ है उनके लिए रेजिडेंस ना होने की वजह से उन्हें बड़ी दुश्वारी का सामना है। क्योंकि ये फैसला इसी असना में किया गया था क्योंकि ये जो बड़ा अस्पताल है ये मुल्तान में पुराना शुजाबाद रोड पर बनाया गया है और इसका जो शहर से
25 से 20 किलोमीटर से ज़ायद का फासला जो है वो बनता है, क्योंकि दूर इलाके में बनाया गया था। एक इसको मुख्तलिफ जो गांव लगते हैं, यहाँ पर सहूलियात नहीं थी, रेजिडेंट्स के हवाले से बड़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है डॉक्टर्स को। और इसी असना में यही फैसला किया गया था कि डॉक्टर्स और एमएस के लिए यहाँ पर रेजिडेंट्स भी बनाई जाएंगी, लेकिन ये मंसूबा भी कागजों से आगे नहीं बढ़ सका है, जिसकी वजह से जो डॉक्टर्स हैं यहाँ पर ड्यूटी करने से भी कतराते हुए दिखाई देते हैं, और जो दीगर जो स्टाफ है उनके लिए भी रेजिडेंट्स का मंसूबा ना होने की वजह से उन्हें दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया गौहर रहमान शेख आपका। सरगोदा डिवीजन के वाहिद डीएचके अस्पताल में सहूलियात का फुकदान। 3 रोज से लिफ्ट बंद होने से मरीजों और लवाहिकीन को शदीद मुश्किलात का सामना। शहरियों का कहना है कि डॉक्टर दवाइयां तो लिख देते हैं मगर अस्पताल में अद्वियात दस्तयाब नहीं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। शेख उस्मान ने ज्वाइन किया है। शेख उस्मान बताइएगा। बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ डिवीज़न के सबसे बड़ा अस्पताल डिस्ट्रिक्ट टीचिंग अस्पताल में, जहाँ पर अगर हम आपको बताते चलें तो यहाँ पर सहूलियत की फुकदान जो है वो हर वक्त ही रहता है और कोई ना कोई मसला जो है वो दरपेश ही रहता है। आज यहाँ से तकरीबन 3 रोज हो गए हैं, लिफ्ट जो है वो बंद पड़ी हुई है, जिससे दूर दराज से आए हुए मरीजों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा, जबकि मरीजों के कहना है कि यहाँ से दवाइयाँ नहीं मिल रही, एक आधी दवाई यहाँ से मिलती है, बाकी बाहर की दवाइयाँ लिख देते हैं। इस हवाले से हमारे साथ शहरी मौजूद है, इनसे हम जानते हैं जी क्या कहेंगे आप। 3 दिन से ज़्यादा ही हो गए हैं, यहाँ पे लिफ्ट ख़राब है और सीढ़ियों से चढ़ना पड़ता है। यहाँ पे सीढ़ियाँ, वैसे बुजुर्ग आदमी तो चढ़ ही नहीं सकता सीढ़ियों पे, दुश्वारी का सामना है यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि ये DHQ हॉस्पिटल है, यहाँ पे मेडिसिन का जो है ना वो ज़्यादा भुगतान है। डॉक्टर तो चिट्ठी लिख देता है कि ये दवाई बाहर से ले और अंदर से ले, लेकिन दवाई ये पे एक दवाई अंदर से मिलती है, बकाया 9 दवाइयाँ बाहर से लेनी पड़ती हैं और महंगाई इतनी है कि पूछे ना आप। जी, जैसा कि आपने जाना, इन्होंने का यही कहना है कि यहाँ पर जो है जो मुस्तहिक अफराद है वही यहाँ पर आते हैं दवाइयाँ लेने के लिए और चेकअप कराने के लिए, लेकिन जब यहाँ से चेकअप करवाते हैं डॉक्टर जो है वो दवाई तो लिख देता है, लेकिन यहाँ से एक आधी दवाई मिलती है, बाकी 3 से 4 दवाइयाँ बाहर से लेनी पड़ती हैं, जिनसे दूर दराज से आए हुए मरीजों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सरगोदा के शहरियों ने यही मुतालबा किया कि अस्पताल के अंदर जो फुकदान है और अद्वियात जो कमी है उसको पूरा किया। जी शुक्रिया शेख उस्मान अपडेट करने के लिए। आपको बताएं, जनाना जुबली अस्पताल बहावलपुर का कंट्रोल महकमा सेहत प्राइमरी एंड सेकेंडरी के हवाले कर दिया गया है। स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर का स्टाफ वापस बहावल विक्टोरिया अस्पताल भेज दिया गया। तिब्बी अमला न होने के बाद जुबली अस्पताल में बेशतर सर्विसेज मुअत्तल हो गई। मजीद जानेंगे ताहिर जोधियाना से। बिल्कुल जी, ज़नाना जुबली अस्पताल बहावलपुर शहर की बात करते चलें तो यहाँ के मकामी लोगों के लिए बहुत बड़ी सहूलत थी, खासतौर पर गायनी की अगर बात करते चलें और पीड्स की बात करते चलें, लेकिन 2 महकमे के दरमियान मुंतकिल तो हो गया है ये अस्पताल, लेकिन अभी तक इसका जो बजट है वो अप्रूव नहीं हो सका है। जो गायनी की सर्जरी है वो मुअत्तल है। कुछ लवाहिकीन मौजूद हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। बताइएगा जी। आवाम को देख लें, सुबह से आके बैठे इंतजार कर रहे हैं, जो भी पेशेंट अंदर जाता है वापस टाइम से नहीं आता, ना ऑनलाइन का कोई सिस्टम है। अगर इंजेक्शन लगवाने आए हैं किसी को तो ऑनलाइन नहीं हो रहे इंजेक्शन, ठीक है। मामला पहले से काफ़ी बेकार हो चुके हैं, मज़ा नहीं आ रहा। तो क्या फिर आप गुजारिशत करेंगे, यहाँ सिस्टम जो है वो 2 महकमों के दरमियान स्टक हो गया है, तो एक महकमा जो वो कहता है कि टाइम लगेगा अभी, चूंकि बजट जो है दूसरा महकमा अप्रूव करेगा, लेकिन जो मरीज हैं उनके पास इतना टाइम नहीं है। नहीं, मरीजों के पास डिलीवरी केस यहाँ पे आते हैं, टाइम नहीं होता, जाहिर बात है, हर बंदा परेशान होता है, जाहिर बात है। सफेदपोश लोग इधर ही आते हैं, ठीक है। तो अब उनके पास अगर इधर फैसिलिटीज नहीं होंगी तो फिर बंदे परेशान होंगे, जाहिर बात है। इंसान को परेशानी होगी तो फिर यहाँ क्या करने आएंगे। लिहाजा हुकूमत पंजाब को चाहिए कि यहाँ पे बजट दिया जाए। बिल्कुल जी, जो यहाँ के BVH के एम्प्लॉइज थे उनको वापस बुला लिया गया है, तो अब यहाँ डॉक्टर्स की कमी जो है उसका भी सामने है। तो इस वजह से जो मरीज है उनका यही मुतालबा है कि ये जो कशमकश चल रही है इसको फौरी तौर पर खत्म किया जाए और सर्विसेज जो है उनको नॉर्मलाइज किया जाए। जी बहुत शुक्रिया ताहिर जोधियाना आपका। अभी आपको बताएं, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ जहानिया का दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की आमद से कबल हेलीपैड तैयार करके सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात कर लिए गए हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे ज़ैन यूसुफ से। जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ आज जहानिया का दौरा करेंगे, जबकि जहानिया में उनके आमद से कबल सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। मियां शहबाज शरीफ आज जहानिया नास्को सेक्रेटरीट पहुंचेंगे, जहां वो
मुस्लिम लीग नून के MN इफ्तिखार नज़ीर से मुलाकात करेंगे और साबिक MP है हाजी ताहिर रहमान से भी वो मुलाकात करेंगे। और बताया ये जा रहा है कि ये जो मुलाकात है ये तकरीबन 15 मिनट की होगी, जिसमें वो आपस में जो है वो गुफ्तगू करेंगे। जबकि जहानिया में जो है वो नास्को सेक्रेटरीट में 2 हेलीपैड बना दिए गए हैं, जबकि एक हेलीपैड जहानिया क्रिकेट स्टेडियम में बना है। जबकि यहाँ पर पंजाब पुलिस और एलिट फोर्स जो है वो यहाँ पर 100 से ज़ायद उनकी जो एहलकारान है वो यहाँ पर तैनात है, जबकि दाखिली और खारजी रास्ते भी जो है वो बंद कर दिए गए। जी बहुत शुक्रिया, जैन यूसुफ हमारे साथ थे, तफसीलन अपडेट कर रहे थे। खबर है मियांवाली कालाबाग के इलाके में सोने की गैर कानूनी खुदाई फिर नाकाम बना दी है। डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया मुतहरिक है, कार्रवाई करके खुदाई का अमल रोक दिया गया। डिप्टी कमिश्नर असद अब्बास मक्सी कहते हैं सोने की खुदाई पर दफा 144 नाफिस है। असिस्टेंट कमिश्नर ने क्रैकडाउन जारी रखा हुआ है। तफसीलात से आगाह करेंगे अख्तर मजाज। मियांवाली पीर पिहाई कालाबाग और उसके मुल्हिका इलाकों में सोने की गैर कानूनी खुदाई का जो अमल जारी था उस पर डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया ने एक्शन लेते हुए मुतादिद मशीनों को थाना में बंद कर दिया गया है। मुतादिद लोगों पे FIRs भी हो चुकी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी कमिश्नर असद अब्बास मक्सी साहब, आपसे इस सवाल से हम बात करेंगे। सर, काफ़ी हद तक तो उस पर काबू पा लिया गया है, इसके मुकम्मल खात्मे के लिए क्या इक़दाम हो रहे हैं सर? जैसे कि आपको मालूम है कि बड़ा ज़ोर शोर से वहाँ पे इलीगल काम एक्टिविटीज़ जारी थी, उस पर हमने फ़ौरन सेक्शन 144 इम्पोज किया और AC ईसा खेल की सरबराही में हमने वहाँ टीमें तश्कील दी और जिन्होंने जाके वहाँ पे एक्शन किया और क्रैकडाउन किया। तो उस क्रैकडाउन में अल्लाह का शुक्र है कि जी इस टाइम पे टोटली वहाँ पे काम बिल्कुल मुकम्मल तौर पे बंद है। और जो आपका क्वेश्चन है कि जी इसके परमानेंट सोल्यूशन की तरफ हम बिल्कुल जा रहे हैं। हमने ऑलरेडी भी टेकअप किया था माइंस एंड मिनरल डिपार्टमेंट से, अब दोबारा हम उनके साथ टेकअप कर रहे हैं कि इसका परमानेंट सोल्यूशन की तरफ जाएं। तो आपके नॉलेज में ये है कि एक तो रोड नहीं है वहाँ पे और 4x4 गाड़ी के अलावा कोई गाड़ी जा नहीं सकती। सेकेंडली हम फॉलोअप भी कर रहे हैं और परसों भी हमें कुछ रिपोर्ट हुआ था कि KP के साइड से कुछ गाड़ियां आ गई थी, वहाँ पे एक्सीवेटर आ गए थे, उन्होंने दोबारा काम स्टार्ट कर दिया था। तो हमने यहाँ से ईसा खेल से दोबारा टीमों को मूव किया और उन्होंने वहाँ पे जाके पकड़ा और उन गाड़ियों को बंद किया है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने डी साहब की बात सुनी कि सोने की गैर कानूनी खुदाई के अमल के मुकम्मल खात्मे के लिए डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया मुतहरिक है। टीमें वहाँ पे बाकायदा तौर पर रैकी कर रही हैं और इसका जो प्रॉपर सोल्यूशन है महकमा मादनियात के साथ मीटिंग्स भी जारी हैं। अब देखने की ये है कि जल्द ही कोई न कोई फैसला सामने आएगा, लेकिन ताहाल गैर कानूनी खुदाई जो है उस पर काबू पाए। बहुत शुक्रिया अख्तर मजाज आपका। आगे बढ़े, आपको बताएं पीरोवाल हुकूमत पंजाब की जानिब से गंदे पानी से सब्जियों की काश्त पर पाबंदी के वजूद काश्त का सिलसिला जारी। जहां इन सब्जियों से सेहत पर मुज़र असरात मुरतब होते हैं, वही माहौल भी आलूदा होता है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे मुज़फ़्फ़र बशीर से। मुज़फ़्फ़र बताइएगा। हुकूमत पंजाब की जानिब से गंदे पानी से सब्जियों की काश्त पर पाबंदी लगाई गई है। अगर इस सिलसिले में पीरोवाल से बात की जाए, देखा जाए तो यहाँ पर गंदे पानी से सब्जियों की काश्त की जा रही है, जहाँ ये सेहत के लिए मुज़र सेहत हैं। तो हमारे साथ किशारी मौजूद हैं। जी क्या बताएंगे, गंदे पानी से सब्जियाँ काश्त हो रही पानी से जो सब्जियाँ जो ना लगाई जाती हैं तो ये बीमारी का सबब बन जाते हैं, इनसे लोग बीमार होते हैं। लिहाजा हुकूमत से मेरी दरख्वास्त है कि ये पानी साफ पानी सब्जियों को लगाया जाए। जी साफ पानी जो है वो सब्जियों के लिए फराहम किया जाए। हमारे साथ और शहरी मौजूद हैं। ये क्या बताएंगे, इन सब्जियों से खाने से क्या असरात होते हैं सेहत पर? बिल्कुल जी, आज हम सैर करने के लिए आए थे इधर पिरोवाल, लेकिन जो यहाँ पे देखा साथ खेतों में जो है वो गंदे पानी से सब्जियाँ उगी हुई हैं, बड़ी स्मेल आ रही है। तो ये मुज़र सेहत है। यहाँ पिरोवाल से दीगर शहरों में जो है सब्जियाँ भेजी जाती हैं और गंदे पानी से ये उगाई जाती है, जैसे गोभी है, पालक है, शलगम है, मूली, गाजरें। तो मेरी हुकूमत से ये मुतालबा है कि इसको जो है इस पर नोटिस लिया जाए और गंदे पानी की जो सब्जियां हैं उनसे जो है वो बचाकर साफ़ पानी से सब्जियां उगाई जाएं ताकि सेहत अफजा जो है वो माहौल पैदा हो सके। जी शहरियों कहना ये था कि साफ। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। आपको बताएं लोधरा शहर के वार्ड नंबर 15 से गुजरने वाली सड़क, जिसे खमीसा भट्टा रोड भी कहा जाता है, गुज़श्ता 15 साल से तामीर और मुरम्मत की मुंतजिर है। सड़क पर पड़े नुकीले पत्थर हादसात का बायस बन रहे हैं। तफसीलात से आगाह करेंगे राना आसिफ हनीफ। जी बिल्कुल, लोधरा शहर से गुजरने वाली ये खमीसा भट्टा रोड जो गुज़िश्ता 15 साल से
تعمیر کا منتظر ہے. سڑک پر پڑی ہوئی بجری جو شاید 10-15 سال پہلے ڈالی گئی ہوگی وہ اب اس پتھر بن کر جو ہے وہ باہر آ چکے ہیں، جس سے نہ صرف حادثات ہو رہے ہیں بلکہ آمد و رفت میں شدید مشکلات ہیں. اور یہاں کے جو رہائشی لوگ ہیں، تاجر حضرات ہیں، وہ انتہائی پریشان ہیں. بات کریں گے یہاں کے مقامی لوگ، کیا پریشانی ہے؟ روڈ کیوں نہیں بن رہا؟ بھائی جان، یہ 15-16 سال سے یہ جو روڈ ہے نا تباہ، بالکل تباہ روڈ ہے. ادھر سکول، اتنے سکول ہیں، بچے آتے ہیں، بچے تنگ ہوتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں. آگے جو ہے نا جگہ جگہ پہ روڈ جو ہے نا لیک ہو جاتا ہے، گیس وہاں سے نکلتی ہے، آگ لگ جاتی ہے اکثر. بارش آتی ہے. اب یہ دیکھیں یہ کوئی روڈ ہے، تباہ ہوا پڑا ہے بالکل. آگے تو بالکل تباہ ہے یہ روڈ. ادھر 10 بالکل تباہ ہوا پڑا. آپ بتائیے گا. لیڈیز موٹر سائیکل بائک وغیرہ گزرتی ہیں تو گر جاتی ہیں نیچے. یہ جب بارش آتی ہے تو بہت یہاں پہ چیکڑ ہوتا ہے، بچے اسکول کے گر جاتے ہیں اور بہت حادثات ہوتے ہیں. یہاں پہ بارش کا پانی ادھر سارا اکٹھا ہو جاتا ہے، روڈ بجری ساری باہر نکل آتی ہے ادھر سے. لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ جو پتھر ہیں نکلے ہوئے اب یہ کیلوں کی صورت اختیار کر چکے ہیں. پاؤں پہ ٹھڈے علیحدہ لگتے ہیں، زخم ہو جاتے ہیں، حادثات ہو رہے ہیں، بارش کا پانی جمع ہو جاتا ہے. لیکن انتظامیہ کو کوئی فکر نہیں ہے. اور ضلعی انتظامیہ. بہت شکریہ رانا آصف حنیف آپ کا. ڈیرہ غازی خان کی عیدگاہ چوک پر سیوریج لائن بچھانے کے بعد کھودی گئی سڑک کی تعمیر 1 سال سے التوا کا شکار. انتظامیہ نے کھودے گئے گڑھوں کو محض مٹی ڈال کر بند کر دیا، جس سے سڑک پر گرد و غبار اٹھنے لگا. اس حوالے سے تفصیلات جانیں گے آشان بخاری سے. جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں عیدگاہ چوک کے اوپر، جہاں 1 سال پہلے سڑک کی کھدائی کی گئی تھی سیوریج لائن ڈالنے کے لیے. سیوریج لائن تو ڈال دی گئی لیکن دوبارہ سے سڑک کی مرمتی نہیں کی گئی، بلکہ جو گڑھے کھودے گئے تھے سیوریج لائن ڈالنے کے لیے ان گڑھوں کو مٹی سے بھر دیا گیا ہے. اس حوالے سے ہمارے ساتھ ایک شہری بھی موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں. جی بھائی جان، کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس سے؟ دیکھیں، بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہے، کیونکہ انہوں نے سال پہلے ہم سے یہ پرومس کیا تھا کہ سیوریج ڈالنے کے بعد جو ہے نا ہم یہ روڈ دوبارہ سے آپ کو بنا کے دیں گے، لیکن ابھی تک انہوں نے بالکل نہیں بنایا. ہم نے درخواست بھی دی ہے، پھر بھی کوئی رسپانس نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، ڈسٹ کی وجہ سے ساری جو ہے نا مشکلات کا سامنا ہے. ہم اپنے بچوں کے ساتھ باہر سہن میں بیٹھ نہیں سکتے، کھل کے کوئی کام نہیں کر سکتے، کیونکہ اتنی ڈسٹ ہے، سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بیماریوں کا باعث بن سکتی ہے. اس لیے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جو ہے نا آپ جلد سے جلد جو ہے نا اس کو دوبارہ سے اس کو جو ہے نا روڈ ہمارا مہربانی کر کے بنائیں. تاکہ بالکل، شہریوں کا یہی کہنا ہے کہ یہ جو روڈ ہے اس کی مرمتی نہیں کی گئی، جس کی وجہ سے اس سے اٹھنے والی جو ڈسٹ ہے وہ مضر صحت ہے اور سانس کی بیماریوں کا باعث بن رہی ہے. آس پاس کے جو گھر ہیں ان کے اندر بھی بندہ کھل کے صحن میں نہیں بیٹھ سکتا، کیونکہ روڈ سے اٹھنے والی ڈسٹ جو ہے وہ ان کے لیے سانس لینے میں دشواری کا سامنا کرتے ہیں. جی شکریہ آشان بخاری اپڈیٹ کرنے کے لیے. کئی حکومتیں بدلی مگر حلقہ پی پی 232 کی سڑک کی قسمت نہ بدلی. ماچھیوال میں 3 سرکاری اداروں کو آپس میں ملانے والی واحد سڑک بدحالی کا شکار ہے. شہریوں کو دشواری کا سامنا، قیمتی گاڑیاں کھٹارا بننے لگیں. تفصیلات سے آگاہ کریں گے ظفر اقبال بھٹی. جی بالکل، ماچھیوال حلقہ پی پی 232 کی سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں. جتنے بھی شہری سفر کرنے والے ہیں روزانہ کی بنیاد پر خوار ہو رہے ہیں. اس سڑک کے اوپر کئی فٹ گہرے گڑھے جو بارشوں کے موسم میں کئی فٹ پانی کھڑا ہونے کی وجہ سے شہریوں کو روزانہ کی بنیاد پر دشواری کا سامنا ہے. میرے ساتھ کچھ شہری بھی ہیں جو اس سڑک کے اوپر روزانہ سفر کرتے ہیں، ان سے بات کر کے جانتے ہیں. یہ سڑک کافی عرصہ سے ٹوٹی ہوئی ہے، کیا کہیں گے آپ؟ جی میں ماچھیوال کا رہائشی ہوں اور یہ جو سڑک ہے یہ کافی گاؤں جو ہے اس پہ مشتمل ہے. تو کافی لوگ ادھر سے گزرتے ہیں، ہم ادھر جاتے ہیں. ادھر گورنمنٹ ڈگری کالج بھی ہے خواتین کا اور ملیکہ تھانہ بھی ہے اور RHC ماچھیوال. ٹھیک ہے، یہ کافی عرصہ دراز سے یہ سڑک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. جی بالکل، جیسا کہ آپ نے شہریوں کی آواز سنی ہے کہ یہ واحد سڑک ہے جو ہمارے 3 سرکاری اداروں کو آپس میں ملاتی ہے، جس میں اراضی ریکارڈ سینٹرز ہے، ڈگری کالج برائے خواتین اور RSC ماچھیوال میں روزانہ کی بنیاد پر جانے والے ملازمین اور ہسپتال میں جانے والے مریض اس ٹوٹی پھوٹی ہوئی سڑک کی وجہ سے ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. انہوں نے بہت شکریہ ظفر اقبال بھٹی آپ کا. روہی کی خبر پر انتظامیہ کا فوری ایکشن. ملتان حافظ جمال روڈ پر غیر معیاری سپیڈ بریکرز توڑ کر دوبارہ ٹھیک بنانے کا سلسلہ شروع کر دیا. اس حوالے سے تفصیلات جانیں گے مہر عمران سے. بالکل، ملتان 14 نمبر چنگی پر ہم موجود ہیں اور اس سڑک پر مختلف سپیڈ بریکرز بنائے گئے تھے. ملتان کے دیگر علاقوں میں بھی بنائے گئے مین روڈز پر جو کہ غیر معیاری تھے، جو مختلف اینٹوں سے بنائے گئے تھے، روزانہ حادثات کا سبب بن رہے تھے.
इससे पहले हमारे नॉलेज में ये जब बात आई तो रोही टीवी ने इस मसले को उजागर किया था और आज यहाँ हम देख रहे हैं कि इंतज़ामिया की जानिब से उन इंटों वाले स्पीड ब्रेकर्स को तोड़कर जो है दूसरा स्पीड ब्रेकर ये देखें पीछे हमारे बनाया जा रहा है। यहाँ आवाम भी लोग भी मौजूद हैं। पहले कितने मसाइल थे, अब कितना? ये पहले वाकई बहुत रिक्शे, लोडर रिक्शे, कारें वगैरह पीछे वापस आ जाती थी, गाड़ियों में लगती थी, लोगों में लगते, नुकसान होता। ये काम अच्छा हो रहा है, हम आपको अप्रिशिएट करते हैं। ये ईंटों वाला काफी अर्सा पहले बना, कुछ साल पहले बने थे ये, लेकिन वो गलत थे। ये इंतजामिया के होश के नाखून ले, एक दफा आवाम का पैसा एक रोड पे लगाए, वो बार बार उसी के ऊपर लग रहा है। ये पैसा लोगों की जो ये अपना लूटने का एक ढंग है इन लोगों का। बिल्कुल यकीनन ये नाराज भी हैं आवाम, क्योंकि जैसे ही एक रोड बनता है दोबारा तोड़ने वाले आ जाते हैं। पहले ईंटों से ये बना दिया गया था, उसके बाद जब एक्सीडेंट्स हुए, गाड़ियां तबाह होने लगी, इस मसले को उठाया गया तो अब जो है इसको ठीक किया जा रहा है। आवाम गुस्सा भी कर रहे हैं और शिकायत भी कर रहे हैं कि एक ही दफ़ा जो मंसूबा है वो बनाया जाना चाहिए ताकि जो फंड्स का ज़िया है, जो पैसे का ज़िया है वो ना हो। जी शुक्रिया मेहर इमरान अपडेट करने के लिए। आगे बढ़े आपको बताएं, धान की फसल तैयार होकर गल्ला मंडियों तक तो पहुंच गई। मंडियों में कारोबार में तेजी आ गई, लेकिन किसान शिकवा कर रहे हैं, मार्केट में धान की फसल का रेट मुनासिब नहीं मिल रहा। तफसीलात से आगाह करेंगे कासिम अली शेख। बिल्कुल, धान की फसल तैयार होकर मंडियों में पहुंच चुकी है, जिसकी वजह से जो गल्ला मंडी है उसमें भी कारोबारी जो सरगर्मी है उसमें तेजी आ गई है। सबसे पहले हम मंडी की सूरत देखते हैं कि यहाँ देखें किस तरह जो है इस वक्त धान समेत मुख्तलिफ अजनास जो है उनकी फसलें यहाँ पहुंच चुकी हैं। इसकी वजह से जो कारोबारी तेजी है उसमें भी जो है वो अरूज आ गया। लोग जो है वो बड़े खुश भी हैं क्योंकि कारोबार में इजाफा भी होगा, लेकिन जो किसान है वो परेशान है, वो शिकवा कर रहे हैं कि जो धान की फसल पर जितना इनका खर्चा आता है रेट जो है वो मंडियों में नहीं मिल रहे। तो किसानों से बात कर लें, आप बताइएगा जी। जिम्मेदार सारे तबाह हो गए जी, जिम्मेदार इसका आपने क्या हल निकाला है? बिल्कुल, जिम्मेदार जो है वो तबाह हो गया। एक और जो जिम्मेदार किसान मौजूद है मंडी में। अच्छा आप बताइएगा जी कि जो खर्चा आप करते हैं फसल जो है वो धान की ठीक है, रेट ठीक है? नहीं जी, रेट बहुत कम है। रेट 5055 6000 होना चाहिए। इंदे जिम्मेदार कोई नहीं बच रहे। लाख रुपया खर्चा किले थे, 2 लाख रुपया ठेका है जमीन का। DAP महंगी 15000 तक एक थैला मिल रहा है, 4500 यूरिया मिल रही है। इंदे कोई बचत नहीं आ रही, जिम्मेदार घाटे जा रही है। ये बिल्कुल जो किसान है जिम्मेदार है, उसे नुकसान हो रहा है। तो जो भावन नगर है वो पाकिस्तान की धान की फसल में सबसे ज्यादा पैदा करने वाला जिला है। धान की जो फसल है खास तौर पर जो सेला चावल है वो सबसे ज्यादा भावन नगर जो है वो जिले में पैदा होता है, लेकिन किसान जो है वो परेशान है। इनका कहना है कि जितने अखराजात हम इस फसल पर करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन जो रेट है वो नहीं मिल रहा। बहुत शुक्रिया कासिम अली शेख आपका। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का अहसन इकदाम। स्पेशल एजुकेशन स्कूल यजमान के नाबीना तालिब इल्म की आंखों का कामयाब ऑपरेशन करवाया। वालिद ताज मोहम्मद का कहना था मोहम्मद हुसैन पैदाइशी नाबीना था, ऑपरेशन के बाद बिनाई लौट आई है। वज़ीर आला का मशकूर हूँ। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे शेख वसीम अली से। बिल्कुल, आज बहुत खुशी का और बहुत बड़ा दिन है गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन सिस्टम यजमान के लिए कि यहाँ पर एक बच्चे का ऑपरेट करवाया गया है जो पैदाइशी तौर पर नबीना था। क्या असल वजह क्या है, मामला क्या है? मैम से जानते। मैम बताइएगा क्या तफसीलात है इस हवाले से? गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे हमारे एक स्क्रीनिंग टीम आई थी जिन्होंने पहले 2 दफ़ा स्क्रीनिंग किया। मई में आई है टीम, उसने इसके बच्चों को रिकमेंड किया है इसकी आंख में मोतिया, इसका ऑपरेट करवाया जाएगा तो बेहतर हो जाएगा। जिसके फॉलो अप के तौर पे हमने बच्चे का ऑपरेशन करवाया अभी हवेली विक्टोरिया अस्पताल से और माशाल्लाह ऑपरेशन कामयाब हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल से सही नजर आता। क्या हाल है बेटा, क्या हाल है? ठीक है। उसने क्या नाम है? मोहम्मद हुसैन। कौन सी क्लास में पढ़ते बेटा? 7। अच्छा, अब आपको कैसा नजर आ रहा है ऑपरेट के बाद? जी ठीक नजर आ रहा है। बिल्कुल सही। पहले आपको नजर आता था? जी नहीं आता था। अब ऑपरेट के बाद बिल्कुल सही नजर आता है? जी अब। अच्छा चलिए ये बताएं, मैंने कौन से कलर की शर्ट पहनी है? ब्लैक कलर की। और ये जो लोगो है किस कलर का है?
ब्लू कलर का। और इस पे जो राइटिंग है वो किस कलर की है? वाइट कलर की। वो सामने जो दूर दीवार एक है उस पे बैनर नजर आ रहा है, क्या बना हुआ है? जी उसके ऊपर मस्जिद बनी हुई है। उसके ऊपर मस्जिद बनी है। जी माशाल्लाह, ये खुशनसीब बच्चा है जिसे वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की जानिब से इसका ऑपरेट करवाया गया है। इसके वालिद मौजूद हैं और यजमान में आज बाकायदा तौर पर एक पेरेंट्स की मीटिंग बुलाई गई है जिसमें इस बच्चे के वालिद से बताया गया और वज़ीर आला पंजाब के इस एहसन इक़दाम को बहुत बखूबी सराहा जा रहा है। जी शुक्रिया कासिम अली अपडेट करने के लिए। अहम खबर है आपको बताएं, वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ जहानिया नास्को सेक्रेटेरिएट पहुंच गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ नास्को सेक्रेटेरिएट में अरकान असम्बली से मुलाकात करेंगे। अरकान असम्बली वज़ीर-ए-आज़म को जहानिया के मसाइल के हवाले से आगाह करेंगे। आपको बताते चलें, वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ इस वक्त जहानिया नास्को सेक्रेटेरिएट पहुंच गए हैं। शहबाज शरीफ नास्को सेक्रेटेरिएट में अरकान असम्बली से मुलाकात करेंगे। अरकान असम्बली वज़ीर-ए-आज़म को जहानिया के मसाइल के हवाले से आगाह करेंगे। आपको अपडेट करें, वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ जहानिया नास्को सेक्रेटेरिएट पहुंच गए। शहबाज शरीफ नास्को सेक्रेटेरिएट में अरकान असम्बली से मुलाकात करेंगे। अरकान असम्बली वज़ीर-ए-आज़म को जहानिया के मसाइल से आगाह भी करेंगे। अपडेट करें, वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ जहानिया नास्को सेक्रेटेरिएट पहुंच गए। आगे बढ़े, आपको बताएं, डीजी खान में चीफ मिनिस्टर न्यूट्रिशन प्रोग्राम के दूसरे फेज का आगाज। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद उस्मान खालिद ने तालीमी इदारों में जाकर प्रोग्राम का बाकायदा इफ्तिताह किया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद उस्मान खालिद ने बच्चों में दूध के पैकेट्स तकसीम किए। मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे ब्यूरो चीफ इकबाल सादिक से। इकबाल सादिक बताएगा। हुकूमत पंजाब की जानिब से जो एक न्यूट्रिशन का प्रोग्राम शुरू किया गया था प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए, उसका जो फेज़ 2 है वो डेरा गादी खान में अब शुरू हो चुका है। उसका बाकायदा तौर पे जो डिप्टी कमिश्नर डेरा गादी खान मोहम्मद उस्मान खालिद हैं, उन्होंने बच्चों को दूध पिलाकर इफ्तिताह भी कर दिया है। तफसीलात बताने के लिए मेरे साथ जो उनके PRO हैं, तर्जुमान हैं, डिप्टी डायरेक्टर इंफॉर्मेशन जुनैद जतोई साहब, उनसे हम जानते हैं कि क्या तफसीलात हैं। जी सर बताइएगा इस हवाले से। जी डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान मोहम्मद उस्मान खालिद ने प्राइमरी स्कूलों में जाकर बच्चों को न सिर्फ दूध के डब्बे तकसीम किए हैं बल्कि उन्हें न्यूट्रिशन और ग़िज़ाइयत से भरपूर ग़िज़ा की अहमियत के हवाले से भी बात की है। जो पहला फेज़ था जो छुट्टियों से पहले, उसमें तकरीबन ज़िला डेरा गाजी खान के 1300 के करीब प्राइमरी स्कूल थे जिसमें 1,90,000 बच्चों को उस पहले फेज़ में तकरीबन 1,54,00,000 के करीब जो दूध के डब्बे थे वो तकसीम किए गए थे। दूसरे फेज़ में ये भी शामिल किया गया है कि हर तीसरे दिन जो ग़िज़ाइयत से भरपूर बिस्किट हैं वो बच्चों को दिए जाएंगे ताकि ज़िला डेरा गाजी खान के जो मेल न्यूट्रिशन बच्चे हैं उनकी ग़िज़ाइयत और सेहत के से मुतालिक जो भी कमी है वो दूर की जा सके। जी, यहाँ पर इनका ये कहना है कि ग़िज़ाइयत से भरपूर जो हैं दूध के साथ साथ जो बिस्किट हैं वो भी दिए जाएंगे। इस हवाले से जो चेक एंड बैलेंस है डिप्टी कमिश्नर डेरा गादी खान की जानिब से वो भी इंतहाई सख्ती से किया जा रहा है ताकि कोई भी ऐसा बच्चा जो है वो रह ना जाए जो ये ग़िज़ाइयत से भरपूर जो बिस्किट्स हैं या दूध है उसे महरूम रह सके। इनका यही कहना है कि ये रेगुलरली रूटीन के मुताबिक जो है ये दूध और बिस्किट्स वगैरह तकसीम किए जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया इकबाल सादिक हमारे साथ थे, तफसीलें अपडेट कर रहे थे। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ उस्मान ताहिर की ज़ेर सदारत थल जीप रैली के इंतजाम से मुतालिक इजलास हुआ है। 10वीं थल जीप रैली के इंतजाम का तफसीली जायजा लिया गया। थल जीप रैली 6 से 9 नवंबर तक मुजफ्फरगढ़, कोटद्दू और लैया के इलाकों में मुनक़िद होगी। आपको बताएं, थल जीप रैली में 100 से ज़ायद कौमी और बैनुल अक़वामी रेसर शिरकत करेंगे। रैली में 13 मुख्तलिफ कैटेगरीज में मुकाबले होंगे जिनमें डर्ट बाइक रेस भी शामिल है। आपको अपडेट करें, डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ उस्मान ताहिर जप्पा की ज़ेर सदारत थल जीप रैली के इंतजाम से मुतालिक इजलास। 10वीं थल जीप रैली के इंतजाम का तफसीली जायजा लिया गया। अब आपको लिए चलते हैं मुल्तान, जहां लिटरेरी फेस्टिवल का आज दूसरा रोज है। किताब मेले में मुंतखब किताबों पर अदीबों की गुफ्तगू जारी है। 100 से ज्यादा नई किताबों पर अदीब अपने राय पेश कर रहे हैं। उसने मलफूफ अंदाज में जो अपनी कहानी लिखी थी वो सारी की सारी वो इस अपनी नई किताब में याददाश्तों के तौर पर लेकर आई है। वो भी बड़ी कमाल की किताब है। उसका तर्जुमा भी मैंने मुकम्मल कर लिया है। बस कुछ अगर ये थोड़ा सा आगे जाता तो शायद वो किताब, मैं उस किताब पर बात कर रहा होता। अरुण के यहाँ उसने
میں نے کوشش یہ کی کہ چونکہ ہمارے یہاں عام طور پہ یہ ہے کہ ہمیں صرف کالونین انگریزی کا سامنا نہیں کرنا پڑا، ہمیں کالونین اردو کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ پاکستان جب بنا، ویسے تو پاکستان بننے سے پہلے بھی ہمارے یہاں ایک طبقہ اشرافیہ تھا جو قلعہ معلیٰ اور اس کے بعد جو فورٹ ولیم کالج کے اندر اردو تیار ہوئی، اسی طرح سے اسے ہمارے اوپر ہماری زبانوں کے مقابلے میں جو مقامی زبانیں تھیں ان کے لہجے تھے، اور خود اردو یعنی جسے ہندوستانی کہا جاتا تھا، اور جو گلیوں محلوں اور بازاروں میں پل رہی تھی اور تشکیل پا رہی تھی قدرتی طور پر، اس کو روک لگا کر ایک اشرافی طبقے نے ہمارے یہاں اس کو مسلط کیا، اور 1948 سے ہی مارچ 1948 سے یہ سلسلہ شروع ہو گیا تھا جب اردو کو زبردستی واحد سرکاری اور تعلیمی اور قومی زبان کے طور پر نافذ کیا گیا۔ تو ہمارا تجربہ دوہرے لسانی اعتبار سے دوہری قسم کی قانونی نوبادیاتی غلبے کے ساتھ ہمیں سامنا کرنا پڑا اس کا، جس کا توڑ کرنا بہت ضروری تھا۔ میں نے اپنے طور پہ اپنے جتنے بھی تراجم میں نے اب تک کیے ہیں یا خود میں نثر لکھتا ہوں، میں کوشش کرتا ہوں کہ کالونین اردو کے مقابلے میں ہم سبالٹرن اردو کو لائیں۔ ابھی اس کے اوپر بات بہت کم ہوتی ہے، یہاں جب بھی اردو کی بات ہوتی ہے میں نے آج تک بہت کم لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ کالونین اردو کے مقابلے میں سب آلٹرن اردو کی بات کر رہے ہیں۔ تو ارون نے کمال یہ کیا کہ اس نے انگریزی کی جو کالونین انگریزی تھی اس کے مقابلے میں ایک سبالٹرن انگریزی کو متعارف کروایا، اور اسے کامیابی سے اس تجربے کو برتا۔ اس کا دوسرا ناول بھی، اس میں بھی اس نے اس کے کامیابی سے اس کو کیا، اب جو کتاب آئی ہے وہ بھی۔ تو میں نے تراجم میں دوسری بات یہ ہے کہ عام طور پہ جو پرانے تراجم ہم پڑھتے ہیں وہ بہت زیادہ مفرس و معرب ہوتے ہیں، ان کی زبان اتنی مشکل ہوتی ہے، اور خاص طور پہ جب فلسفیانہ مضامین کو ترجمہ کرنے کی بات آتی ہے، جب نفسیات پہ، سوشیالوجی پہ، سماجی علوم پر ان کو ترجمہ کرنے کی بات آتی ہے، تو وہ کوئی جناتی قسم کی زبان بن جاتی ہے۔ اس جناتی زبان کو توڑنے کے لیے میں نے خاص طور پہ کوشش کی کہ اس کو ایسی اردو متعارف کرائی جائے جو کم از کم